मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सर वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। तो इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो भर भर के यूज होगी। इन शानदार इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। अब एक और फॉर्मूला बताता हूं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में आएगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा धर्म बनता है। प्रोजेक्टाइल मोशन सर, हमारे पास कोई बॉल है जिसको हमने ऐसे कोई एंगल पे लॉन्च किया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बार बार यूज होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आएगा ना तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंक्लूड करेगा। तो वेव्स के बारे में छोटी छोटी बातें समझते हैं। पहले तो वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रविवन राव और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा बात बात पे बोलते हैं कि हम देश का भविष्य बनाते हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि जब आप 11th से 12th की ओर आगे बढ़ेंगे तो कुछ 11th के ऐसे कंसेप्ट होंगे कि जो 12th में बेस के रूप में, रूट्स के फॉर्म में यूज होंगे। और अगर आपके वो कंसेप्ट वीक रह गए तो 12th समझने में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। हो सकता है कि आपने 11th भी बहुत अच्छे से पढ़ी हो लेकिन कुछ कंसेप्ट में खामी हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग में खामी हो, और वही कंसेप्ट अगर 12th में यूज हुआ तो परेशानी 12th में भी आ सकती है। तो इसी के बेसिस पे हमने एक ब्रिज कोर्स तैयार किया है कि जिन लोगों का उत्सुकता है कि चल 12th के बारे में पहले से जान लेते कि कुछ कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो 11th के यूज होंगे, वहां पर कितनी हद तक यूज होंगे और किस तरह से यूज होंगे, तो उनके लिए सेशन बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस ब्रिज कोर्स, नाम ब्रिज कोर्स की 11th से 12th की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन से ऐसे कंसेप्ट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है कि जो 11th के हैं लेकिन 12th में हल्के फुल्के यूज में आएंगे। तो बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं। देख, कहीं ना कहीं आप सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं मिलीमीटर, कहीं ना कहीं नैनोमीटर ऐसे प्रीफिक्स पढ़ोगे। तो हालांकि आप ये बात आप 11th में भी पढ़ते थे, लेकिन हल्का फुल्का मैं आइडिया देता हूं वापस कि सर फेमटो लिखा हुआ है, छोटा वाला f लिखा है, मतलब 10 टू पावर -15 की बात आएगी। कहीं पाइको लिखा हुआ है तो 10 टू पावर -12 की बात आएगी। नैनो लिखा हुआ है तो 10 टू पावर -9, माइक्रो लिखा है तो 10 टू पावर -6। अगर मिली लिखा है 10 टू पावर -3 और सेंटी लिखा है, मतलब छोटा वाला सी आएगा तो 10 टू पावर -2। ये बहुत हल्की फुल्की बातें आपको 11th में भी आपने यूज की है, बहुत भर भर के यूज की है। लेकिन एक बार आपकी आंखों के सामने से स्लाइड निकल जाएगी तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसी कुछ बात आएगी। मेगा 10 टू पावर पॉजिटिव में 6 आएगी, ये नीचे वाला नेगेटिव में, ऊपर वाला पॉजिटिव में। ज्यादातर किलो और डेसी का यूज होगा यहाँ पर, ज्यादा उसमें भी किलो और मेगा का ज्यादा यूज होगा। ये हल्की फुल्की बातें आपको पहले से पता है। देखिए 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था, उसी के बेसिस पे कुछ यूज होंगी बातें, तो वो बात हमने पहले की। अब ये बात याद रखना क्योंकि कई बार एमसीक्यू के तौर पे ये यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत यूज होता है 12th के कंसेप्ट में। जैसे कि कोई इक्वेशन आपके सामने है तो वो इक्वेशन में अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन जैसे टर्म्स आ रहे हैं तो उन सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है। मतलब कि अगर मैं 11th की एक इक्वेशन लिख दूं, 11th की, क्योंकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, S = UT + ½ AT², तो तुम ये सारे टर्म्स देख लो, ये सारे का सारे टर्म्स है UT और ये ½ AT², वो उनके जो डायमेंशन होंगे वो S के डायमेंशन से मैच खाते होंगे। S मतलब डिस्प्लेसमेंट से मैच खाते हुए होंगे। तो छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें जो 12th में यूज होगी, तो मैं पहले से आपको ये चीजें बता दे रहा हूं। अब ये भी बात याद रखना कि कहीं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करने की बात आए तो N1U1 = N2U2 हम फॉर्मूला यूज किया करते थे। हाँ, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज में नहीं आएगा, 11th में हम यूज करते थे। ये 11th में हम यूज करते थे, 12th में हम इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ये 11th में अच्छा खासा यूज करते थे, बड़ा वाला फॉर्मूला। हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं और आपने भी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन 12th के पर्पज से हम N1U1 = N2U2 वाले कंसेप्ट यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम कहीं ऐसा भी तो लिखा करते थे ना, 1 न्यूटन, एक एग्जाम्पल किया था इसका, 1 न्यूटन = लिखा करते थे कि कितने डाइन होंगे, कितने डाइन होंगे। तो हमें ये पता चला था कि सर जी ये न्यूटन है वो ऐसा यूनिट है और ये डाइन है वो CGS यूनिट है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर 1 न्यूटन = तो 1 एज इट इज, न्यूटन लिखा जाता था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन को लिखना है, यहां पर N2 लिख देता हूं मैं, डाइन को लिखना है तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, फिर मीटर की जगह आ जाता है सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड का स्क्वायर। जो काटापीटी कर सकते हैं वो कर देते हैं। अब किलोग्राम 10 टू पावर, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 3 हो जाएगी, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। तो 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 2, ये आ जाएगा वापस, किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम, ये मीटर अपॉन करके सेकंड स्क्वायर, N2 एज इट इज, ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब आप कर सकते हो क्या, काटापीटी, ग्राम गया, मीटर गया, मीटर नहीं, यहां पर सेंटीमीटर आ जाएगा ना, क्योंकि मीटर को कन्वर्ट किया ना सेंटीमीटर में, 10 टू पावर 2 हो गया, किलोग्राम को कन्वर्ट किया ग्राम में, 10 टू पावर 3 हो गया।
10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ऐसा लिखते थे ना इस वजह से। तो सेकंड स्क्वायर भी कट गया, तो सब कुछ कट पिट गया है। हमें पता चला है कि n2 इज इक्वल टू 10⁻5। इसका मतलब ये हुआ सर कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने किए थे, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि ये फॉर्मूला यूज होगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना, ये यूज में आएगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि एरर्स का यूज कैसे होगा। एरर्स का यूज समझना, एरर्स का सीधी बात बताता हूं। हालांकि ये छोटा मोटा टॉपिक है, वो हट गया है, एनसीईआरटी में इतना दे नहीं रखा है 11th की, लेकिन जब 12th का अच्छा क्वेश्चन बेटा बनेगा तब उसमें ये एरर्स का एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाएगा। जैसे कि कोई इक्वेशन दी रखी होगी आपको रेजिस्टेंस की, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, हम 12th पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन छोटा हल्का फुल्का एक आइडिया लग ले कि अगर कोई टर्म्स ऐसे दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में a की पावर n, b की पावर m, मान ले c की पावर y, ऐसा कुछ दे रखा है, c की पावर मान लिया जाए c की पावर हाफ, ये इज इक्वल टू करके x का दे रखा है। अब हमें पूछा गया है कि इसमें एरर्स कैसे फाइंड की जाएगी, तो रिलेटिव एरर लिखने का तरीका है डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, इसमें जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी n डेल्टा a बाई ए, प्लस करके देखना, प्लस करके आएगा, गलती मत करना, प्लस करके ये पावर 1/2 डेल्टा c बाई सी, प्लस करके m वाला पार्ट, तो m पावर आगे लिखा जाएगा डेल्टा c, लिखा जाएगा डेल्टा b बाई बी। ये डेल्टा b बाई बी, डेल्टा c बाई सी क्या है, रिलेटिव एरर है। डेल्टा x बाई एक्स क्या है, रिलेटिव एरर है। तो डेल्टा ये इसमें होने वाली मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को ये रिप्रेजेंट करता है, x में होने वाली मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को ये रिप्रेजेंट करता है। मैंने फॉर्म जो लेके आया था वो a की पावर n और b की पावर m में था, इसलिए ये आंसर आया। इसमें प्लस करके आपको ये भी लिखना होगा, प्लस और माइनस करके हाफ डेल्टा c बाई सी, और इसमें भी सेम लिखना होगा डेल्टा c बाई सी, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। ये क्या है, डेल्टा a और डेल्टा b और डेल्टा c क्या है सर, ये एब्सोल्यूट एरर, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक, ए क्या है, उसकी वैल्यू हम ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। क्या छोटी छोटी बात आपको लिखनी आएगी, इसका यूज होगा बेटा 12th में, छोटे एमसीक्यू। हाँ, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, इस पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पे है ना छोटे छोटे एमसीक्यूज बनेंगे। और वो एमसीक्यू सोल्व करने का दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन ये मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है, कई बार फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए इस मेथड का यूज करते हैं। याद रखना 12th में इसके ऊपर से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, 12th में इसके बेसिस पे एमसीक्यूज आएंगे, 12th एमसीक्यूज यहां से बनाए जा सकते हैं, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे तीसरे में बताऊंगा, लेकिन बात ये याद रख कि छोटे छोटे एमसीक्यूज यहां से बताए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद सर वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, तो इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो भर के यूज होगी कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करें तो मिलता है हमें वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करें हमें मिलता है एक्सेलरेशन के वापस दो फॉर्मूले, एक तो dv बाई dt तो यहां से बन ही गया है, dv बाई dt तो बन ही गया है। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई करूं और dx से डिवाइड करूं, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से मैंने डिवाइड किया, तो dx बाई dt ये हो जाएगी वेलोसिटी, तो लिखा जाएगा v dv बाई dx, v dv बाई dx, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखना बेटा एक्सेलरेशन का। किसका फॉर्मूला है ये, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले वो भी वहां पर यूज होंगे। अब एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने इंटीग्रेशन किया, चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन किया, हमें चेंज इन पोजीशन मिल गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मिल गया है। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट है कि जो यूज होंगे 12th में, छोटे छोटे पैमाने पे। इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, 12th के क्वेश्चन ही बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का कोई क्वेश्चन हल्का फुल्का बीच में पूछ लेंगे, कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन डेवलप हुआ होगा, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक या 12th के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो हम यहां पर पढ़ते हैं ना बेटा, एक्सेलरेशन से वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या टाइम की कुछ बात पूछ सकते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब इसी में अगर एक्सेलरेशन, देख मैं 11th के कुछ कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं आपको कि जो 12th में यूज होंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो हम तीन शानदार इक्वेशन पढ़ते हैं, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कब, इफ एंड इफ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब की ये बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब की ये बात है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पर u इनिशियल स्पीड, v टी टाइम पे स्पीड लिखी गई, स्पीड नहीं बोलना चाहिए, वेलोसिटी बोलना चाहिए, क्योंकि ये है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी बोलने में ज्यादा समझदारी है। फिर बात आती है a एक्सेलरेशन और t टाइम की बात है। अब s क्या है यहां पर, याद रखना डिस्टेंस नहीं है बेटा,
एस डिस्टेंस नहीं है, एस डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि ये बात आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी ये याद रखना है कि एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ये भर भर के यूज होंगे जब 12th से कोई अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा, कोई हल्का फुल्का 11th से रिलेटेबल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैकेनिक्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट है कि जो बार बार यूज होंगे। और काइनेमेटिक्स तो एक तरह से नमक मिर्च की तरह है कि जो अच्छा क्वेश्चन या छोटा मोटा क्वेश्चन बनाना होगा 12th से, तो कुछ एक्सेलरेशन फोर्स की बात पूछ ली और वहां पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाली बातें अंदर घुसा दी। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है कि जो बार बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में यूज होंगे। करेक्ट है, यहां तक की बात है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अब एक और फॉर्मूला बताता हूं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में आएगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा धर्म बनता है। अगर हम nth टाइम में, nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे, मतलब 5वीं सेकंड में ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा वो बताओ, एग्जैक्टली 5वीं सेकंड में, एग्जैक्टली 3rd सेकंड में, एग्जैक्टली 2nd सेकंड में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि सर कितनी भी सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड के लिए निकालना है, 5वीं सेकंड के लिए निकालना है, तो 5 सेकंड में जितना ट्रैवल किया वो माइनस करके 4 सेकंड में, तो n माइनस एन माइनस 1। तो एस nth का फॉर्मूला बनता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। कैसे बनता है उसका डेरिवेशन में प्रॉपरली किया है, हम 11th में भी करते थे। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा यूज नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब डिराइव भी किया जा सकता है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करेक्ट यहां तक की बात है। ये थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात है कि जो हल्का फुल्का यूज होगा। अब बात करते हैं मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सर, हमारे पास कोई बॉल है जिसको हमने ऐसे कोई एंगल पे लॉन्च किया है, कोई एंगल पे लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च एंगल थीटा कहा जाएगा। ये लॉन्च एंगल थीटा हमने नाम दे दिया। कितनी स्पीड से लॉन्च किया आपने, यू स्पीड से लॉन्च किया है। तो है ना, हम जब भी मोशन इन 2D को पढ़ते हैं, ये किसका कंसेप्ट है, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। तो जब भी हम मोशन इन 2D मतलब प्लेन पढ़ते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 1 डायमेंशनल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ 2 साइमल्टेनियसली मोशन 1D वाले, 1 डायमेंशन में साइमल्टेनियसली मोशन हो रहे हैं, जिसका ये एक एग्जांपल है। तो हम उसको हम तोड़ के पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसको अच्छे से तोड़ दीजिए। तो सर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस में देखा हमने, तो अगर मैं यू का कंपोनेंट लूं, मैं u का कंपोनेंट लूं, तो ये बन जाएगा ux इज इक्वल टू यू कोस थीटा। कंपोनेंट लेना बेटा आना चाहिए, मैं वापस अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। लेकिन याद रख, थीटा के पास वाला यानी कि u कोस थीटा, थीटा से दूर वाला यानी कि u साइन थीटा। तो u के थीटा के पास वाला तो u कोस थीटा, अब u से दूर वाला तो u साइन थीटा लिखा जाएगा। तो देख, इनिशियल स्पीड इन x u कोस थीटा, इनिशियल स्पीड इन y u साइन थीटा। अब थोड़ा सा सोच समझ के बताओ कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एक्सेलरेशन होगा। ये तो पता है हम सबको कि रियल लाइफ में कि हम थ्रो करेंगे तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन इस पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज करती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ होता है। क्या होता है, यही जो दिख रहा है। तो कौन सा ऐसा एक्सेलरेशन है और कौन सी डायरेक्शन में? तो सर एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की डायरेक्शन में होता है, नीचे मतलब डाउनवर्ड या रेडियली इनवर्ड टू द अर्थ। जी लिखा करते हैं इसको, जी 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 मतलब कि सर वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जी हम इसको नेगेटिव साइन से भी लिखते हैं क्योंकि सर नीचे की ओर है, डाउनवर्ड की ओर है, इस वजह से। इसमें कुछ अजम्पशन भी लेते हैं कि ये मान के चलते हैं कि सर अर्थ की सरफेस से नजदीक है, बहुत बड़ी हाइट पे नहीं कर रहे हैं हम ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। ऐसे छोटी छोटी कंडीशन मान के भी हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो बात ऐसी बताई जाएगी कि सर एक्स की डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्स की डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, जो एक्सेलरेशन है वो वाई की डायरेक्शन में। इस वजह से लिखा जाएगा vx इज इक्वल टू यूएक्स। सर वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी ये रेड वाली वेलोसिटी है, देख कांस्टेंट रह रही है, रेड वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, रेड वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है। कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है? सर वेलोसिटी चेंज हो रही है ब्लू वाली, ब्लू वाली वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। वो क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सर एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेलोसिटी चेंज होती है। अब इसके बेसिस पे ना आप ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे ये रेंज कितना हुआ, कितना आगे बढ़ा है, कितनी एक्स की डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है, तो रेंज निकाली जा सकती है, मैक्सिमम हाइट निकाली जा सकती है। किसके बेसिस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे? जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिक्स्ड है ना, ऊपर जाते टाइम भी और नीचे आते टाइम भी, यहां तक गया ऊपर फिर यहां से नीचे आया, तो इसमें कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं और वहां से हमें 3 शानदार इक्वेशन मिलती है। एक मैक्सिमम हाइट की लिखे जाएगी uy²/2g, y मतलब u sin थीटा वाला पार्ट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी पूरी की पूरी फ्लाइट जर्नी
लिखी जाएगी सर 2u साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा मतलब ui हुआ, और रेंज लिखी जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसका एक और फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है 2ux ui बाई जी। ये भी एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रखना ही है। अदरवाइज इसको डिराइव भी किया जा सकता है, मैं आपको पाबंदी नहीं कर रहा हूं कि याद रखना ही रखना है, नहीं, आप डिराइव भी कर सकते हो जब जरूरत दिखे। अब है ना कुछ छोटी छोटी बातें जिस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पहले से नहीं, हमने बातों बातों में ही गूंथी है, बातों बातों में समझ भी लिया है, लेकिन मैं अलग से इसको लिख के लाया हूं कि सर मैक्सिमम हाइट अकर्स हाफ वे थ्रू द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही हो तब ये सिमेट्रिक बातें कुछ हमें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, जिसके बेसिस पे हमने डेरिवेशन भी कर ली है, लेकिन अलग से ये पॉइंट नहीं पढ़े थे तो मैं पॉइंट लिख के लाया हूं कि सर लॉन्च एंगल इज सिमेट्रिक विद द लैंडिंग एंगल। मतलब कि ये एंगल जो थीटा होगा वही एंगल यहां पर भी थीटा होगा, ठीक है। यहां पर माइनस में लिखा जाएगा लेकिन बात वही की वही है, ठीक है। अब टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट, ऊपर जाने वाला समय और नीचे आने वाला समय ये दोनों सेम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, इसे एयर रेजिस्टेंस इसमें नेग्लेक्ट किया गया है बेटा। अब पाथ इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन एट r/2, मतलब कि सर अगर रेंज की बात कर रहे हो आप पूरी r/2 है तो ये रेंज का आधा होगा और ये भी रेंज का आधा होगा, r/2 ये r/2। अब बात आएगी कि सर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वर्टिकल वेलोसिटी सेम, जो कि हमने पहले ही बोल दिया था, वर्टिकल वेलोसिटी सेम ओनली द डायरेक्शन इज रिवर्स। मतलब कि ये रेड वाली जो लाइन है, रेड नहीं ब्लू वाली जो लाइन है, ये ब्लू वाली देखना, ये ब्लू वाली बता रहा हूं कि ये जितनी स्पीड है उतनी स्पीड यहां पर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। स्पीड सेम होगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसका लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये बात याद रखना यहां पर कि सिमेट्रिक है, ऊपर जाने वाले और नीचे वाले में कुछ कुछ जर्नी, लेकिन क्या क्या पॉइंट सिमेट्रिक है, कौन सी वेलोसिटी वाली डायरेक्शन है, वेलोसिटी की कौन सी वाली डायरेक्शन, मतलब कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा वाला कंपोनेंट जो कॉन्स्टेंट है, सर एक्स वाला। यहां पर कुछ हम अजम्पशन भी लेके चल रहे थे, वो भी आपको भूलना नहीं है कि रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो अर्थ की सरफेस से बहुत नजदीक किया जा रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बार बार यूज होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो इसको घुमाने की कोशिश करता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से ये घूमता है। क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, जहां पर वेलोसिटी की एक और इक्वेशन लिखी जा सकती है V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो लिखा जाएगा सर R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन करके R, एक R कट गया तो लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर R, ये लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर R। ये एक और इक्वेशन हमें मिलती हुई किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म टाइप की भी बात आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, नहीं बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। उसकी डायरेक्शन देख कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स की डायरेक्शन में है, रेडियली इनवर्स। और एक बात ये भी याद रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये भी बताया जा सकता है, यहां पर एक्सेलरेशन है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, लेकिन अगर तुम आर वेक्टर की बात करो ना तो आर वेक्टर इससे अपोजिट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आर वेक्टर की डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी, इसलिए है ना यहां पर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहो तो AC इज इक्वल टू नेगेटिव में ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर लिखा जाता है। छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें, तुम तो मेजर बातें याद रखो। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लिखी जाएगी। ये लीनियर स्पीड, परपेंडिकुलर वाली स्पीड, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए, करेक्ट। आगे बढ़ सकते हैं। ये किसकी पार्ट थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हमने कुछ यूनिट एंड मेजरमेंट की बात की, उसमें हल्के फुल्के कंसेप्ट। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने सर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की, हमने डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन की बात की। फिर बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब जो खास कंसेप्ट बहुत बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, 11th में भी यूज होता है और 12th में भी भर भर के यूज होगा, वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के मेजर दो पार्ट आप पढ़ लो तो बहुत सही है आपके लिए। क्या कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा और वेक्टर्स को रिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर दो वेक्टर दे रखे, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो उसको ऐड करने का तरीका यह है कि सर दोनों को ऐड किया, हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला जो कहीं बीच में से पास हो रहा है, जो कहीं ऐसे बीच में से पास हो रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसका एंगल लिख लिया हमने अल्फा। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आर स्क्वायर
इज इक्वल टू करके, या फिर आर का रूट ले लो, आर स्क्वायर का रूट ले लो तो आर, तो लिखा जाएगा पूरा का पूरा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहां पर कोस थीटा क्या है, इस ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। अब tan अल्फा की लिख रहे हैं सर, ये अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू किसके लिए है सर, ए के रिस्पेक्ट में ली है हमने, ए के रिस्पेक्ट में हमने ली है, तो बी वाले के लिए बी साइन थीटा, मतलब कि इसका कंपोनेंट लिखा जाता है बी साइन थीटा, ऐसे लिखा जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अगर याद रहे तो सही है, रटने का तरीका भी है या समझने का तरीका भी है, जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन tan अल्फा की इक्वेशन कैसे बनती है वो मैं लिखवाता हूं। तो यहां पर b cos थीटा तो होगा ही होगा, प्लस करके एक a आ जाएगा, तो लिखा जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, जिसको थोड़ा सा हमने आगे ले लिया, तो b sin थीटा b cos थीटा प्लस a, b cos थीटा प्लस करके a, रट लो, याद रख लो, जो भी सही लगे आपको, लेकिन यूज करना है क्या बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन करके a प्लस b cos थीटा। ये लिखने का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, पूरा का पूरा अंडर रूट में लिखा जाएगा। क्या याद रहेगी ये छोटी छोटी बातें। दूसरी मेथड ये होती है वेक्टर को सोल्व करने की कि उसके खुद के कंपोनेंट ले लो, उसके खुद के कंपोनेंट ले लो। मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, वही वाला नहीं लिया, देखना बात समझना। देख यहां पर है ना, हमने दोनों के बीच का एंगल नहीं दे रखा है, हालांकि यूज दे गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, या ऐसा भी लिखा जा सकता है θ2 है तो 90 माइनस θ2 होगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सोल्व करना इस पुराने वाली मेथड से। ट्रायंगुलर मेथड भी होती थी, वो पैरेललोग्राम वाली मेथड भी होती है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है ना वो ऐसे पार्ट्स में काट देने, कंपोनेंट लेने वाली मेथड मुझे बहुत पसंद आती है। क्यों, हालांकि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी टाइम में ये कंपोनेंट वाली मेथड है वो बहुत काम में आती है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है तो यूज किया जाएगा पहले वाला। अदरवाइज बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें कंपोनेंट लेने में समझदारी है बेटा, कंपोनेंट लेने में समझदारी है। कैसे कंपोनेंट लिए जाते हैं समझना मेरे साथ साथ। एक देख थीटा के पास वाला और थीटा के दूर वाला, हम ऐसे कंपोनेंट यूज करते हैं, थीटा के पास वाला और थीटा से दूर वाला। तो ए उसके थीटा का पास वाला कंपोनेंट यानी ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, और थीटा से दूर वाला, थीटा से दूर वाला। पहले तो दो ऐसे कंपोनेंट में तोड़ना है जो आपस में 90 डिग्री बना रहे हो। तो पिंकी वाले का दो कंपोनेंट बना, एक ऐसे और एक ऊपर की ओर, तो दो कंपोनेंट बन गए सर, ए कोस थीटा अपर डायरेक्शन में, ए साइन थीटा, थीटा से पास वाला और थीटा से दूर वाला। देख ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के बीच से ही तुम्हारा जो बेसिक वाला होगा, ओरिजिनल वाला होगा, वो निकलेगा। हाँ, ऐसा जरूरी है कि 90 डिग्री हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में नहीं, ऐसे टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि 90 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट हो, जरूरी ये है कि दोनों 90 डिग्री पे हो। करेक्ट सर। अब देख नीचे ग्रीन वाले के लिए एंगल बनाते हैं। नीचे देख कई बार है ना बच्चे मतलब रट लेते हैं कि सर एक्स एक्सिस पे हमेशा कोस आएगा, वाई एक्सिस पे हमेशा साइन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देख थीटा 2 मैंने इसलिए यहां पर लिया है। तो बी कोस थीटा, थीटा से पास वाला यानी कि नीचे वाला, थीटा से पास वाला यानी कि नीचे वाला, ये बी कोस थीटा, थीटा से पास वाला यानी कि बी कोस थीटा 2, थीटा से दूर वाला, ये थीटा इस वाले से दूर वाला कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, जो लिखा जाएगा बी साइन थीटा, जो लिखा जाएगा बी साइन थीटा 2। क्या छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए, कंपोनेंट लेना आपको समझ में आया। फिर देख कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, मुझे इसमें है ना, मान लिया जाए कि ये बड़ा है, पिंकी वाला पार्ट बड़ा है, तो ऐसे लिखा जाएगा, पिंकी वाला पार्ट ऐसे लिखा जाएगा। देखना पिंकी वाला पार्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में हो काट पीट लेंगे और सेम डायरेक्शन में हो जुड़ जाएंगे। ए साइन थीटा 1 माइनस करके लिखा जाएगा बी साइन, साइन नहीं कोस है ना, वो कोस थीटा 2। ठीक है, ये ऊपर वाले के लिए बात आ गई। अब जो लिखा जाएगा इन दोनों में, दोनों का ऐड हो गया, जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सर जी ये ए कोस थीटा 1 प्लस करके बी साइन थीटा 2। लो छोटी छोटी बातें, हो गया अपना काम, हो गया अपना काम। अगर आप चाहो तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में इसको पूरे को बोल दो, ये पूरा कंपोनेंट बन जाएगा आर वाई, ये पूरा कंपोनेंट बन जाएगा आर एक्स, तो लिखा जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। लो बहुत छोटी सी बात। अब इसमें एंगल भी निकालना है। मान लिया जाए कि रिजल्टेंट ऐसे निकला है, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकला है आर, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो क्या लिखा जाएगा सर tan अल्फा इज इक्वल टू सामने वाला कौन बन जाएगा आर वाई, तो आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। tan अल्फा इज इक्वल टू होगा ना, सामने वाला तो सामने वाला ये आर वाई, पास वाला यानी आर एक्स,
तो ये छोटी छोटी बातें जो यूज में होगी। अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तब की बात है, अदरवाइज कंपोनेंट लेके हम यहां से सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ली होती ना तो और आसान बन जाता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई होती तो और आसान बन जाता, लेकिन हम तो है ना एक जनरलाइज फॉर्म से समझ रहे हैं, ये यूज होगा बेटा बार बार, लेकिन रूट्स में आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे तरीके से यूज होगा ये बातें, ठीक है। वेक्टर ऐसे यूज होगा ज्यादातर कंपोनेंट लेने की चर्चा में या फिर ऐसे ऐड करने की चर्चा में ये यूज होगा। इतनी सी बातें लिख लो बेटा। लो बेटा जी आगे की कहानी समझते हैं कि अब लॉज ऑफ मोशन से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट है कि जो यूज होंगे 12th में। तो बेसिकली एग्जैक्ट कुछ मैच नहीं होगा, लेकिन मैकेनिक्स के कोर कंसेप्ट है कि एफबीडी कैसे बनानी है, एनएलएम के कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं, लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट जो सेकंड लॉ होता है F = ma वाला कंसेप्ट है, जिसमें F कैसे लिखा जाएगा, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला, वो कैसे लिखा जाता है वो पूछा जाता है। अच्छे से एफबीडी उसके लिए एफबीडी ड्रॉ करने इसमें आनी चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन याद करते थे। क्या हुआ करता था कि हम हर एक बॉडी के लिए पहले सोचते थे कि कौन कौन से फोर्स इस पर लग सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, तो हमने फिर उसको रिस्पेक्टिव एक्सिस पे तोड़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स और वाई में ही तोड़ो, नहीं, हम उसको रिस्पेक्टिव एक्सिस के कि जहां से हमें थोड़ा और सिंपल लगे और जो सूटेबल वे रहे उस हिसाब से हम तोड़ते थे, उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते थे। तो थोड़ा सा समझदारी दिखा यहां पर। तो वेज और इस ब्लॉक के बीच में कंट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल इस वेज के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और ये येलो वाले ब्लॉक के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और तो और दोनों के ऊपर एक मास की वजह से, दोनों के मास की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको हम लिखेंगे mg नीचे की ओर। ये इसको लिख लिया हमने m छोटा वाला g, इसको बड़ा वाला g लिख लेते हैं mg, और यहां पर लगेगा फोर्स छोटा वाला mg। अब देख मैं ना इस येलो वाले की एफबीडी बनाना चाहता हूं, येलो वाले की एफबीडी बनाना चाहता हूं, तो एंगल में मान लेता हूं यहां पर थीटा, तो ये बन जाएगा कुछ 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 ऐसे दिख टक 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 टक, ये थीटा हुआ ना। तो मैं इसको दो एक्सिस में तोड़ना चाहूंगा। कौन कौन सी एक्सिस में तोड़ना चाहूंगा कि सर एक अलोंग द वेज और एक परपेंडिकुलर टू द वेज, एक अलोंग द वेज और एक परपेंडिकुलर टू द वेज। तो ये अलोंग द वेज और ये परपेंडिकुलर टू द वेज, ये परपेंडिकुलर टू द वेज। तो वेज से परपेंडिकुलर इस येलो वाले के ऊपर देखना, वेज से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगी है, वेज से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगी है। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये mg है ना, मैंने ये अलोंग, ठीक है अलोंग, अब देखना, हाँ कहानी देखना, ये अलोंग ये उससे परपेंडिकुलर। अब थोड़ा समझदारी से देख, क्या ये एंगल थीटा होगा? आपने बोला हाँ ये एंगल थीटा होगा। देख ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है बढ़िया बात। अब देखना ये थीटा तो ये 90 डिग्री होगा ना पूरा पूरा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। अरे हाँ, तो बनाया जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा, तो सर एक कंपोनेंट बन जाएगा mg कोस थीटा इस डायरेक्शन में, mg कोस थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला बनता है कोस कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा mg कोस थीटा। बढ़िया बात। अगर मैं इस येलो वाले डॉट को यहां पर ले लूं तो ज्यादा समझदारी होगी इसमें, ठीक है। येलो वाले डॉट को मैंने यहां पर ले लिया, अब मैं इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन आई कुछ ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन आई कुछ ऐसे, और ठीक है ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। अब mg के पास वाला है, mg ये थीटा के पास वाला, तो बन जाएगा mg कोस थीटा, और थीटा से दूर वाला एक कंपोनेंट बन जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे और mg साइन थीटा की वजह से यहां पर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। वो बात की बात है, वो हम अभी नहीं समझ रहे, बस हम तो ये समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। हालांकि लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि सर नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द वेज लग रहा होगा, ठीक है। वेज हमने फिक्स करके रखा है, तब की बात है, तब की ये बात है। तो mg साइन थीटा की वजह से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो ले जाने वाला सिर्फ mg साइन थीटा है, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है सर फोर्स इज इक्वल टू ma, mm काट पीट दिया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन थीटा, एक्सेलरेशन लिखा जाएगा g साइन थीटा। ये पहले एफबीडी बनाओ अच्छे से, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करो। जैसे कि अगर बता रखा है कि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस अभी एक्ट कर रहे होंगे। मान लिया इसका मास m है, तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। अब दो तार तुम्हें दिख रही हैं, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा, ये टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा। यहां पर दूसरी एक तार है, दूसरी एक स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से भी कोई टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा होगा। ये T2 लिख लिया हमने, ये T2 लिख लिया, अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स डेवलप होता है। अगर चाहो तो इस T2 का भी कंपोनेंट लिया जा सकता है, T कोस थीटा राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, T साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बढ़िया बातें हैं कुछ कुछ। तो एफबीडी बनानी आपको आनी चाहिए, एफबीडी बनानी आपको आनी चाहिए, और वहां से अप्लाई कैसे करते हैं न्यूटन्स लॉज को वो भी आना चाहिए। जैसे कि हम एक कनेक्टेड बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या,
क्वेश्चन है कि सर दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मास m1 m2 दे रखा है, F फोर्स की वजह से दोनों में एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग है, तो जिसकी वजह से टाइट कंडीशन में मासलेस स्ट्रिंग है, तो एक एक्सेलरेशन डेवलप हुआ ए करके, दोनों में एक्सेलरेशन सेम डेवलप होता है, तब हम उसको सिस्टम मान के चलते थे। क्या छोटे, याद आ रही है वो बातें जहां पर हम इसको सिस्टम मानते थे, और जब ये सिस्टम का हिस्सा बन जाती है तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट ऐसे करते हैं कि एक सिस्टम है अपने पास, क्या है ये, SYSTEM, ये सिस्टम जिसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो एक्सेलरेशन लिखा जाता है सर ले जाने वाला F है, रोकने वाला कौन है, कोई नहीं, तो लिखा जाएगा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन कुछ लिखा जाएगा। अब अलग अलग FBD बनाना चाहो तो 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स, क्योंकि पहले वाले में तो सर ये इंटरनल था तो हम काउंट ही नहीं कर रहे थे, अब दूसरे वाले में हम इंडिविजुअल m1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, m2 के लिए FBD बना रहे हैं, तब हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि टेंशन फोर्स यहां पर कुछ है यहां पर टेंशन फोर्स, तो 1 के ऊपर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे आई, 2 के ऊपर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इसको क्योंकि रोकना चाहता है वो, लेकिन फोर्स आगे की डायरेक्शन में इसको ले जाना चाहता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स बाजी मार दे रहा है। अब दोनों इस एक्सेलरेशन की वजह से, इस फोर्स की वजह से आगे की डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जो आगे की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं, ये ए एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं, तो लिखा जाएगा यहां पर इक्वेशन टी, ले जाने वाला माइनस करके रोकने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो लिखा जाएगा m1 इंटू ए, मास इसका m1 है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, देख ले जाने वाला माइनस करके रोकने वाला कौन है, टेंशन फोर्स, इज इक्वल टू लिखा जाएगा m2, मास इसका 2, एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन ए हमने पहले ही निकाल दिया कुछ इस तरह से सिस्टम मान के, अगर दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से भाग रही है, कनेक्टेड बॉडीज का एग्जांपल है, आइडियल कंडीशन दे रखी है, तब हम सीधा लिख सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन करके टोटल मास m1 प्लस m2, ले जाने वाला माइनस करके रोकने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, अगर सिस्टम मान के चल लो तो, ये मैंने इसको पूरी सिस्टम मान ली, ये सिस्टम यहां पर एग्जांपल में दे रखी है, सेम एग्जांपल यहां पर देख, दो ब्लॉक दे रखे हैं, हाँ सर, अब दोनों को मैं सिस्टम ऐसे मान सकता हूं, आपने बोला हाँ, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से भागेंगे, तो सेम एक्सेलरेशन से भागेंगे, वही वाला वापस फॉर्मूला बन जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ, ले जाने वाला माइनस करके रोकने वाला, तो कोई है ही नहीं, इसमें फ्रिक्शन की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो अपन करके लिखा जाएगा m1 प्लस m2, टोटल मास लिखा जाएगा। बढ़िया सर, अब देख इंडिविजुअल FBD बनाने की बात है, तो कहीं ना कहीं सर जो फोर्स लग रहा है वो तो F फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर, 2 के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस 2 नंबर वाले को आगे चला रहा है, नॉर्मल फोर्स है, 1 और 2 के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स है, जिस इंट्रैक्शन फोर्स की वजह से सर ये नॉर्मल रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में 1 को धकेल रही होगी, ये नॉर्मल रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में धकेल रही होगी। अगर हम इस वाली कहानी में हम लिखें कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमने पहले ही फाइंड कर दिया है, लेकिन उस एक्सेलरेशन की वजह से अप्लाई कैसे किया जाएगा न्यूटन्स लॉ, तो ऐसे लिखा जाता है कि सर लिखा जाएगा ले जाने वाला F है, रोकने वाला N है, इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन ए, ले जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन, रोकने वाला मास m2 और एक्सेलरेशन ए। बहुत बढ़िया बात, देख लो, बहुत सिंपल तरीके से ये हालांकि पार्ट्स में यूज होगा, इसका कंसेप्ट यूज होगा कि कैसे इसको यूज किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा। ऐसे रटाया फॉर्मूला नहीं आएगा कि F इज इक्वल टू डांग नहीं, कोई रटाया फॉर्मूला नहीं आएगा बेटा, इसको फील करना है, थोड़ा सीखना है कि कैसे अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन मोड में पूछा जाता है। देखो आगे की कहानी, एक छोटा सा पुली वाला एग्जांपल दिख रहे थे, एक पुली वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हालांकि भले ही लिखा गया है कंसेप्ट के रूम में कि अप्लाइंग द एनएलएम, लेकिन ये एक तरह से क्वेश्चन ही है, देखना समझना। आइडियल स्ट्रिंग हमें दे रखी है, ठीक है। अब मास m2 वाला ज्यादा है जिसकी वजह से ये नीचे ले जा रहा है, मास m2 वाला ज्यादा है जिसकी वजह से ये नीचे ले जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं पता है, हम FBD बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे अप्लाई किया जाएगा फॉर्मूला वो सीख रहे हैं। तो 2 वाले की वजह से नीचे आ रहा है और 1 वाले की वजह से सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बस यही कहानी है। देखना कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो इसको नीचे ले जाएगा, m2g। इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है सर, देखा जाए तो यहां पर टेंशन स्ट्रिंग डेवलप में टेंशन डेवलप होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन स्ट्रिंग। एक और फोर्स यहां पर डेवलप होगा, यहां पर टेंशन T, यहां पर टेंशन T, यहां पर ऐसे टेंशन T, तो ये टेंशन T इसको ऊपर भी खींच रहा होगा, लेकिन इसको रोकने की कोई कोशिश कर रहा होगा, हाँ इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, खुद का मास की वजह से लगने वाला फोर्स m1g, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रहा है, फिर भी जीवन में ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि टेंशन फोर्स बड़ा है। तो T माइनस करके m1g, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला, इज इक्वल टू लिखा जाएगा m1 इंटू करके एक्सेलरेशन ए, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां पर देखना भाइयों बहनों, सर ले जाने वाला कौन है, यहां पर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है ना ये, तो ले जाने वाला m2g माइनस टेंशन रिएक्शन इज इक्वल टू मास m2 और ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ए, लो भैया देख लो अच्छे से, देख लो 2 इक्वेशन बन गई। हाँ इसको सोल्व करके आप एक्सेलरेशन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसको सोल्व करके आप
हम टेंशन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं रटवाना चाहता हूं, नहीं यार नहीं रटना है फॉर्मूला। क्यों रटना है, क्यों रटना है फॉर्मूला? कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है वह सीखना है। मैकेनिक्स इसी बात पे तो मैकेनिक्स पूरी की पूरी टिकी है कि कैसे कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। फॉर्मूला तो अगर मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, रोटेशनल मोशन की बात कर ली, यहाँ आप अभी पुली है वो घूम नहीं रही है, रोटेशनल मोशन की कोई बात कर दी तो चेंज हो जाएगी कुछ बात है। तो इसलिए कंसेप्ट कैसे अप्लाई किए जाएंगे वह यूज होगा 12th में भी। ठीक है, आगे कहानी समझते हैं। इसमें फ्रिक्शन का पार्ट आता है। तो फ्रिक्शन के लिए बात ये समझना कि फ्रिक्शन के दो टाइप्स मतलब कि सर एक स्टैटिक वाला पार्ट होता है, काइनेटिक्स वाला पार्ट होता है। स्टैटिक मतलब कि हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन क्यों नहीं? कि फ्रिक्शन के पास एक पूरी ताकत है, एक सर्टेन लिमिट है कि उस लिमिट के अंदर कोई फोर्स रहा तो उसको वो रेजिस्ट कर देगा, रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा। वो कहां तक, मैक्सिमम लिमिट कहां तक होती है? μs इंटू एन तक होती है कि इसके आसपास का फोर्स, इससे कम वाला फोर्स रहा, इवन इस जितना भी फोर्स रहा, तब भी फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई करेगा। जितना हम एक्सटर्नल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं उतना ही वह भी अप्लाई करेगा, और इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, फ्रिक्शन एक्शन डायरेक्शन पेयर में होती है, तो जहां पर फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में, यहां पर आगे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों बॉडी साथ साथ रहे, या रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। मोशन को अपोज नहीं बेटा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की डायरेक्शन में। इसलिए हम इसको आगे की डायरेक्शन में खींचना चाहते हैं, फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में भागना चाहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में इसको एक्ट कर रहा है ताकि ये बॉडी रेस्ट पे रहे, रिलेटिवली रेस्ट पे रहे। तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिस लिमिट को हमने लिखा गया है फ्रिक्शन लिमिटिंग वाला, μs इंटू एन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू के नाम से जाना जाता है, तो μs इंटू एन लिखा जाएगा। अब देख, तुमने बहुत 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 तगड़ा वाला फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फ्रिक्शन की औकात, सर ये तो औकात से बाहर चला गया, फ्रिक्शन ने बोला, तो अब ये बॉडी रिलेटिवली मोशन में आएगी, और रिलेटिवली मोशन में आएगी तब भी फ्रिक्शन चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूं, मैं इसको रोकने के लिए कुछ कोशिश करता हूं। रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के कहा जाता है, वो एफ के लिखा जाता है म्यू के इंटू एन, ये है ना फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। जबकि ये पहला वाला था ना, लिमिटिंग वाला, पहला वाला जो पार्ट था स्टैटिक वाला पार्ट, वो एडजस्टेबल होता है कि जितना आपने अप्लाई किया है उस हिसाब से वो उस रेंज में हुआ, जीरो से इस लिमिटिंग वाली रेंज में हुआ। ये है ना एडजस्टेबल में मोड में है, ये एडजस्टेबल मोड में होता है। कहां से कहां तक वैल्यू चलती है इसकी? सर इस फ्रिक्शन की वैल्यू होती है लिमिटिंग वैल्यू तक, μs इंटू एन तक वैल्यू चलती है, तो अगर वो अपनी औकात के अंदर फोर्स अप्लाई कर सकता है, मतलब कि एक सर्टेन लिमिट के अंदर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस रेंज के बीच में है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसी में से चूज करेगा। ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम वाला अप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि कोर कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, फ्रिक्शन का एक डेडिकेटेड वन शॉट दे रखा है, आप चाहो तो सेशन में जा सकते हो, इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन हल्की फुल्की बातें यहां पर याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की। लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम समझते हैं सर्कुलर डायनेमिक्स का पार्ट। तो जो हमने बोला था कि सर सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन आता है तो कहीं ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इस एक्सेलरेशन को डेवलप कर रहा होगा, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा m इंटू एसी की इक्वेशन में पढ़ी थी सर v स्क्वायर बाय r, और एक भी इक्वेशन पढ़ी थी सर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू करके r लिखा जाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इट्स अ नॉट अ न्यू फोर्स, याद रखना ये कोई नया फोर्स नहीं है, डिफरेंट टाइप की कंडीशन के अंदर डिफरेंट टाइप के फोर्स होंगे जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगे। जैसे कि इस डेथ वेल के कंसेप्ट में नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम इसको पत्थर से बांध के पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमाते हैं, तो टेंशन फोर्स होता है, वो रोल प्ले करता है किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। जो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो रोल प्ले कर रहा है किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो डिफरेंट टाइप की सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के फोर्स होंगे, या फिर उसका नेट कंपोनेंट भी हो सकता है उस मल्टीपल फोर्सेस का, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगे। ये कोई नया फोर्स नहीं है, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यहां पर टेंशन रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इस तीसरे वाले केस में gm1 यानी मास ऑफ अर्थ, m2 यानी मास ऑफ सन, दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस r स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ना, इज इक्वल टू लिखा जाएगा mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, बढ़िया बात सर। अब एक कहानी ये भी याद रख, क्योंकि कई बार है ना हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यूज भी होगा।
ये यूज भी होगा 12th में। तो समझ लेना एक बात कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। जब हम ग्राउंड फ्रेम से देख के बताते हैं कि ये सेंट्रीपिटल वाली बातें हैं, तो अब लिखा जाता है कि सेंट्रीपिटल समथिंग इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब हम उसी फ्रेम में जो बॉडी रोटेट हो रही है उसी फ्रेम में बैठ जाते हैं, जो बॉडी खुद रोटेट हो रही है उसी के फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसी की फ्रेम में बैठ के हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तब इस सेंट्रीपिटल का एक ऐसा समझ लो कि सूडो फोर्स है, जिस सूडो फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर बोला जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन रिएक्शन जो भी होगी वो इसको बैलेंस आउट करेगा। हम इस तरह से उल्टा बोलते हैं कि यहां पर पहले वाले केस के लिए बात बताएं, अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम से देखूं कि मैं इस बाइक के अंदर ही, बाइक के अंदर नहीं, बाइक के ऊपर, कार होती तो अंदर बैठता, ठीक है, तो मैं बाइक पे बैठ के मैं ही चला रहा हूं, तो मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलने का तरीका अलग है, पहले मैं ऐसा बोल रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, तो के बारे में ऐसा बोल रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सर नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस आउट कर रहा है कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस आउट कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर टेंशन रिएक्शन को बैलेंस आउट कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उसको बैलेंस आउट कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है, दोनों को कहां से कौन सी फ्रेम से बैठ के आप सोल्व कर रहे हो वहां पर डिपेंड करेगी सिचुएशन। हालांकि मैथमेटिकली चीजें तो सही जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कब सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज करना है, कब सेंट्रीपिटल वर्ड यूज करना है, क्योंकि एट द एंड जब आप 12th की एग्जामिनेशन देने जाओगे तो वहां पर थियोरेटिकल बातें भी होगी कुछ ना कुछ, तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे आईएमपी वाली पार्ट, वर्क डन लिखना आना चाहिए और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना आना चाहिए। ब्रह्मास्त्र है, यह ब्रह्मास्त्र है, बहुत बार यूज होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो बहुत छोटी सी बात है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब कौन कौन आएंगे सर, इंटरनल भी आएंगे, एक्सटर्नल भी आएंगे, इवन सूडो फोर्स भी आएंगे। इसको दूसरे वे में ऐसा भी बोला जाता है, अगर तुम्हें पहले से पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ऐसा भी बोला जाएगा कि इसमें कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन, और जो डिसिपेटिव टाइप के होते हैं ना, हाँ वही वाला नॉन कंजर्वेटिव हो गए, और एक्सटर्नल फोर्सेस भी काउंट किए जाएंगे। इसको ही मैं तोड़ सकता हूँ इंटरनल को कि भाई नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, हाँ सर वह भी ऐड किए जाएंगे, मतलब सारे फोर्सेस लिए जाएंगे। ऑल का मतलब ऑल हो गया, ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा तुम कौन सी फ्रेम से बैठ के अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने सूडो फोर्स भी अप्लाई कर दिया, लिख दिया, क्या सूडो फोर्स भी लिखना है, सूडो फोर्स भी बताना है आपको, ठीक है। अब देखना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो तुम्हें बताया कि सर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। फाइनल लिखना चाहो, मतलब चेंज लिखना चाहो तो फाइनल का स्क्वायर माइनस करके इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। अब इस पे कहानी एक और याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स आप बोलोगे वो भी कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड, उसके कारण होने वाला वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सीधा डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। तो कहानी ऐसी है सर कि इसके कारण होने वाला वर्क डन है वो स्टोर होता है कहीं, किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि मैं इस m मास को h हाइट ऊपर लेकर आया, इस रेफरेंस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सर mgh जितना मैंने कार्य किया है, अब ये कार्य नेगेटिव में लिखा जाएगा। क्यों नेगेटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि सर जी हमने जो कार्य किया है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो नीचे की डायरेक्शन में था। मतलब कि सर mgh जितना कार्य लिखा गया लेकिन वो नेगेटिव में है। तो सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशनल आएगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स उसकी नेगेटिव वैल्यू सर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है। मतलब कि mgh जितनी एनर्जी इसने गेन की है, सर h हाइट ऊपर जाता है m मास, तो सर mgh जितनी एनर्जी मिलती है। तो ये हमें पता चला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसका जनरलाइज फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स उसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होने वाले वर्क डन के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं डिफाइन है बेटा, याद रखना। और ये भी याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है, जैसे कि मैंने ये रेफरेंस के हिसाब से ली है। बढ़िया बात। अब वैसे ही वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बात आएगी। यहां पर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं 11th में, और पढ़ते हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा एग्जांपल ऐसे लिखिएगा, 1/2 kx फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। जैसे kx फोर्स लगता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, उसकी नेचुरल लेंथ से हम x जितना कंप्रेस करें या x जितना इलोंगेट करें,
सर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो कितना स्टोर होगी, चेंज इन एक्स, जो नेचुरल लेंथ से लिखा जाएगा वो कि सर 1/2 के एक्स का स्क्वायर, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस करके एक्स इनिशियल का स्क्वायर। छोटी छोटी बातें बेटा ये दिमाग में रखनी है अपने को। आगे बढ़ा दूं बात, लो कहानी को मैंने आगे बढ़ाया और समझते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको COME, कई बार मैं छोटे अक्षरों में से ऐसे लिख दूंगा COME। क्या है ये COME? सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दो बार हम पढ़ेंगे ऐसी बात है। क्या? एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और एक PCLM, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक PCLM और एक COME। ये दो बात खास है कि जो बार बार यूज होगी, दो बार खासकर बार बार यूज होगी। क्या होता है ये COME? समझना कि सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के लिखा था। अब ऑल में कंजर्वेटिव भी आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव भी आएंगे और एक्सटर्नल भी आएंगे। अब अगर ऐसा मान लिया, ये कंडीशन हमने मानी है, अगर ऐसी घटना है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन 0 है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा थोड़ा सा छोटा मोटा डेरिवेशन है, आप कब ये अप्लाई कर पाओगे वो समझने जा रहे हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की नेगेटिव वैल्यू होती है किसके इक्वल, डेल्टा यू के इक्वल। डेल्टा यू यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस साइन इसलिए यू इनिशियल माइनस करके यू फाइनल लिखा, आई वाले को एक तरफ, FF वाले को एक तरफ। तो पता चला U इनिशियल प्लस K इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में जितनी थी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जितनी थी वो इज इक्वल टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी प्लस करके काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि सर एनर्जी कंजर्व रह रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, टोटल एनर्जी के नाम से भी कई बार जाना जाता है। कब अप्लाई की जा सकती है? दो कंडीशन है अपने पास कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन 0 होना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन 0 होना चाहिए, तब ये अप्लाई किया जाएगा। कभी भी अप्लाई नहीं करना है। कभी भी कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता था? ये कभी भी मतलब कि वहां पर नॉन कंजर्वेटिव भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और एक्सटर्नल भी कैलकुलेट कर सकते हो। कब? वर्क एनर्जी थ्योरम में। ऐसा एक कंसेप्ट PCLM कब यूज किया जाएगा, समझना है इसकी बात। PCLM तो देख, अगर पहले तुम्हें किसी ना किसी को पहले सिस्टम मानना है, ये तुम्हारे लिए सिस्टम है SYSTEM। इस सिस्टम के लिए अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है, अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है तभी ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है, इंटरनल की बात ही नहीं हो रही है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है, तब ये कहानी अप्लाई की जाएगी। कैसे? कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt लिखा जाता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू dp/dt लिखा जाता है। ठीक है, अब dp/dt 0 कब होता है? तब हमने सर पढ़ा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली बातें। ये कब होता है? जब P है ना वो कांस्टेंट हो, जब P कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये हुआ सर कि कहानी में होना चाहिए कि P कांस्टेंट है। ये कब होगा? जब P कांस्टेंट होगा। तो मैंने लिख लिया P वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। P कांस्टेंट मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। उस सिस्टम के लिए, किसके लिए? उस सिस्टम के लिए। अब इसको है ना हम तोड़ भी देते थे x, y और z में, हम इसको x, y और x, z में भी तोड़ देते हैं। मतलब कि अगर नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0 हुआ तो ये अप्लाई किया जा सकता है P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, किसकी डायरेक्शन में? x की डायरेक्शन में। अगर y वाला फोर्स 0 हुआ, अगर y वाला फोर्स नेट 0 हुआ तो लिखा जाएगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल y की डायरेक्शन में, सेम लाइक अ z। तो ये डायरेक्शनल बेस भी प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शनल बेस भी प्रॉपर्टी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना ये 12th में यूज होगी। कंसेप्ट है, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। आप चाहो तो उस वन शॉट पे जा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर कर रखे हैं, उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होंगे, अप्लाई करने का तरीका वही का वही है। इस कंसेप्ट में छोटी बात, खास बात यह है कि अप्लाई करने का तरीका वही का वही है, बस वहां पर फोर्स का नाम चेंज हो जाएगा, फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है। बहुत छोटी सी बात यूज जाएगी, कभी कभार तुम्हें दिख में आ जाएगी, कभी कभार तुम्हें दिखने में आ जाएगी, इसलिए याद दिलाता हूं। जैसे कि मास है कि ट्रांसलेशन मोशन के लिए हम मास टर्म का यूज करते हैं कि सर F इज इक्वल टू m है, वैसे कुछ बात यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है कि हम किसी बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एक फैक्टर आता है, एक इनर्शियल प्रॉपर्टी आती है जो इसको घुमाने के लिए रेजिस्ट करेगी, जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसको घुमाना आसान, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको घुमाना कठिन होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका है, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट से हम इस r को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तौर पे नापते हैं। m1 से इतना r1 डिस्टेंस, m2 से इतना r2 डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ऐसे नापते हैं। अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो हम है ना एक एलिमेंट ले लेते हैं dm मास का, और dm मास का एलिमेंट लिया, ये डिस्टेंस r लिखा, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसे dm सब मिलकर क्या बन जाएंगे? एक कंटिन्यूअस बॉडी बन जाएगी। तो लिखने का तरीका है। अब कुछ स्टैंडर्ड बॉडी है अपने पास कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कैसे लिखा जाता है वो हम याद रखते हैं, हल्का फुल्का याद रखते हैं, हल्का फुल्का याद रखते हैं। इसलिए आपके सामने से, नजरों के सामने से कभी स्लाइड निकलेगी तो आपको याद भी आएगा कि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है mr²/2, रिंग के लिए लिखा जाता है mr²। किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखना है, मैंने ड्रॉ किया यहां पर, पिंकी वाली ये रिंग है और उससे परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है mr²। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। अब बात याद रख, यूनिफॉर्म रोड के लिए ml²/12, जब इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको घुमाया जाता है तब की बात है। अब अगर बात है सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड मतलब पिच का दो, डिस्क बन गया तो mr²/2। अगर होलो सिलेंडर की बात की, पिच का दो क्या बन गया, रिंग, तो mr²। सेम लाइक अ रिंग, सेम लाइक अ डिस्क। अगर सॉलिड स्फीयर दे रखा है तो 2/5 mr², जहां पर r उसकी रेडियस है, और होलो स्फीयर दे रखा है तो 2/3 mr²। ये छोटी छोटी बातें जो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उतने डिटेलिंग में नहीं यूज की जाएगी, लेकिन कभी कभार कोई ऐसे रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन वहां से बनाना चाहे डिफिकल्ट वाला, तो ये यूज किया जा सकता है, तब ये पूछा जा सकता है। इसके लिए हमें याद रहना जरूरी है। अब ये है ना बहुत भर भर के यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर से यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर से भी ये यूज होगा 12th में। टॉर्क बहुत बार यूज आएगा, बहुत बार ये क्वांटिटी यूज होगी। टॉर्क मतलब एक तरह से समझा जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स के घुमाव फोर्स है। कौन सा वाला सर, रोटेशनल इंपैक्ट क्रिएट करने वाला फोर्स, यानी कि टॉर्क। तो टॉर्क लिखने का तरीका r×f, टॉर्क लिखने का तरीका r×f। अब f सर और r के बीच में क्रॉस वाला है ना, तो हम क्रॉस को हटाने के लिए साइन थीटा का यूज करते थे, आपको याद हो। डॉट मतलब कोस थीटा और क्रॉस मतलब साइन थीटा, तो r×f मतलब लिखा जाएगा RF साइन थीटा। अब थीटा क्या है, R और F के बीच का एंगल है। क्या है, R और F के बीच का एंगल है, याद रखना है कहानी। तो कई बार है ना, हम R परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लिया या फिर F परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लिया, ऐसे भी इसको सोल्व किया करते हैं जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तब। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, मान लिया जाए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सर हम परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले तो ये F है, इससे परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस मान लो, अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2r है, तो ये छोटा सा r हो जाएगा, ये छोटा सा r हो जाएगा। तो ये r डिस्टेंस हुआ, ये भी r डिस्टेंस हुआ। ये एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो सर ये r cos थीटा बन जाएगा, ये r sin थीटा बन जाएगा। और ये बहुत बढ़िया बात, r sin थीटा बन जाएगा। सेम लाइक यहां पर भी हो जाएगा, ये r sin थीटा, r sin थीटा। तो देखिए फोर्स परपेंडिकुलर है इससे और r परपेंडिकुलर, r और f एक दूसरे में परपेंडिकुलर। डायरेक्शन निकालने का तरीका हमें पता है, r×f से डायरेक्शन निकाली जाती है। r से f की डायरेक्शन में से ऐसे उंगलियां घुमाओ तो मैं अंगूठा डायरेक्शन दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर की। लेकिन देख दोनों में r×f, r ऐसे f ऐसे, नीचे की डायरेक्शन, अंदर घुसती डायरेक्शन, यहां पर भी r ऐसे f ऐसे, अंदर घुसती हुई डायरेक्शन में, मतलब दोनों का टॉर्क ऐड होगा। टॉर्क τ1 प्लस टॉर्क τ2, ये दोनों का टॉर्क ऐड होगा और कितना लिखा जाएगा, rf sin थीटा प्लस करके rf sin थीटा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस मैं तो आपको मेथड समझा रहा हूं। ये यूज होगा डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट आएगा ना, वहां पर ये यूज होगा। तो कहानी बस ऐसी कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो लिखा हमने, दोनों फोर्स सेम है, इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये रोड है, ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा का पूरा 2r था, तो ये r का थीटा वाला एंगल ये हमने लिखा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो RF sin थीटा, RF sin थीटा। कहानी समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये टॉर्क लिखने का तरीका। अब कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज होगा बहुत बार, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपको समझना है कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तब नेट फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर एक्सटर्नल की बात करते हैं, ठीक है। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो नेट टॉर्क 0। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो दोनों 0, मतलब कि नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी ये कहानी याद रखना, छोटी छोटी। इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझना है हमें, किसके लिए होता है, पूरी सिस्टम या पूरी बॉडी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए बात कही जाती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम समझते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें ये यूज होगा, बहुत छोटी छोटी बातें। इसका फॉर्मूला हल्का फुल्का यूज होगा 12th में, हल्का फुल्का फॉर्मूला यूज होगा, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत अभी नहीं है, जैसे 12th में आगे बढ़ रहे हो तो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका सर, L इज इक्वल टू r×p। हाँ, जैसे कि हमने लिखा था अभी पहली वाली स्लाइड में, टॉर्क इज इक्वल टू r×f, सेम बात, L इज इक्वल टू r×p। देख ये एक तरह से रिलेशन है बिटवीन एंगुलर पैरामीटर्स और लीनियर पैरामीटर्स, सेम बात यहां पर, r×p। कहानी ऐसी है कि सर p को लिखा जाता है m इंटू वी, m को बाहर निकाल दिया, m r×v। डायरेक्शन निकालने का तरीका वही वेक्टर से, कैसे डायरेक्शन अगर निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सर डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। हमें इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो भी या शॉर्ट्स भी बना दिया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन समझो, आर की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, वी की डायरेक्शन में हमने क्रॉस किया, तो r×v से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। अब इसका स्केलर वाला फॉर्म लिखना चाहो तो साइन थीटा अप्लाई कर दो, mvr साइन थीटा, या फिर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लो r का या फिर v का।
मतलब कि सर जी क्रॉस को हटाने के लिए साइन थीटा का यूज किया जाएगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यूज किया जाएगा। अब कहानी ऐसी भी है कि फोर्स को लिखा जाता है डीपी बाई डी टी। सेम एनालॉजी यहां पर बिठाओ तो डी एल बाई डी टी लिखा जाएगा, डी एल बाई डी टी लिखा जाएगा। इससे इसकी बात मैं अभी करूंगा, स्प्रिंग की वाली पहले की बात मैं अभी करूंगा। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अगर कंटिन्यूअस वाला है जो कि यहां पर पूछा जाता है, यहां से 12th में कंसेप्ट आता है इसलिए बता रहा हूं, L इज इक्वल टू लिखा जाएगा आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका क्या है, आई ओमेगा। हालांकि प्रूव करना चाहो तो ऐसे भी किया जा सकता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो आर आर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर ओमेगा। हाँ ऐसा कुछ। तो आर क्या है सर, एम आर स्क्वेयर क्या है, आई है, एम आर स्क्वेयर क्या हो गया, आई हो गया। अरे हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इंटू ओमेगा लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम। किसके लिए, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देख मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, मैं इन दोनों को भी मिक्स करता हूं, एक अच्छा सा कंसेप्ट बनाता हूं। एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका आई ओमेगा कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। अब F इज इक्वल टू डीपी बाई डी लिखा जाता है, जैसे सेम लाइक टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी भी लिखा जा सकता है। अब अगर डीपी बाई डी के लिए मैंने अभी बताया था ना पीसीएलएम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो सेम बात यहां पर कि अगर फोर्स जीरो है नेट तो डी पी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। सेम बात अगर टॉर्क जीरो है तो डी एल बाई डी टी जीरो लिखा जाएगा। डी एल बाई डी टी जीरो मतलब कि सर ये एल वाला पार्ट है वो कांस्टेंट है, एल वाला पार्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। लेकिन याद रखना है जिस एक्सिस के अबाउट ये हुआ है ना, उसी एक्सिस के अबाउट, उसी सेम एक्सिस के अबाउट ये कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा, उसी सेम एक्सिस के अबाउट ये कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। I1 ओमेगा 1 प्लस इज इक्वल टू करके I2 ओमेगा 2। इसीलिए तो एक कंसेप्ट बताया जाता है, जैसे चेयर वाला एग्जांपल हुआ जाता है कि जैसे हाथ खोल के या दो डंबल्स हाथ में रखे हुए हैं और घूम रहे हैं, और जैसे ये डंबल्स या फिर जो ये भी तुमने एग्जांपल देखा, तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को सिकुड़ लिया, अपने पैरों को सिकुड़ लिया, तो सर उसकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाती है, ओमेगा एकदम से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाती है। जैसे ही तुमने हाथ ऐसे बांध लिए, आर कम हो गया, आर कम हो गया, एम आर स्क्वायर में से आर कम हो गया, आर कम जैसे ही हो गया वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुई तो सर इस हिसाब से आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ना चाहिए, इसलिए एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजन था किसका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं ग्रेविटेशनल पार्ट से। सीधी एनालॉजी बैठेगी इसकी, सीधी कंप्लीट एनालॉजी बैठेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो जहां पर आप लिखते हैं ना कि दो मास वाले पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो फोर्स के मैग्नीट्यूड होता है Gm1m2 अपन r स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड सर सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स दोनों पार्टिकल के ऊपर लगता है। इसका मतलब कि एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप का है। हाँ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। सेम वहां पर कूलम्बिक फोर्स लिखा जाएगा, सेम एग्जैक्ट वहां पर K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर लिखा जाएगा। डायरेक्शन भी सेम, कि अगर सेम पार्टिकल मतलब कि अपोजिट नेचर वाले, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्टिव और दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो उससे रिपल्सिव टाइप की। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कहानी वही रहेगी। लिखने का तरीका इनवर्स स्क्वायर लो, मतलब कंप्लीट एनालॉजी बैठने वाली है। तो कुछ कुछ घटना वैसी होने वाली है, कुछ कुछ घटना यहां पर जो पड़ी थी वही वाली घटना वहां पर भी रिपीट होने वाली है। हाँ, कुछ बात यहां पर अनोखी होगी, जो वहां पर भी कुछ आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच में कुछ विषमताएं भी है, लेकिन कुछ कुछ प्रास भी बैठेगा दोनों के बीच में। और एक बात समझ लो कि वहां पर हमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे कि अगर दो मास दे रखे हैं तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी भी बोला करते थे, वो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है Gm1m2 अपन r। Gm1m2 अपन r नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब वैसी बात अगर पैर में लिखी जाएगी, 2 चार्ज 2 मास से ज़्यादा है, दो मतलब पूरी की पूरी एक सिस्टम है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, 1 2 3 4 4 ऐसे हैं, और स्क्वायर शेप के डब्बे में ऐसे कोने कोने पे रखे गए हैं, सबका मास mm है। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी लिखी जाएगी, तो देख U12 दो की पैर बनाई जाएगी, सेम वहां पर भी ऐसे जोड़ी बनाई जाएगी, U12 U23 U34 U14 और लास्ट में ऐसे टक टुक, ये क्रॉस वाला मतलब कि 1 3 और 2 4। अब तुम थोड़े थोड़े एनालॉजी बिठाओ तो देख 1 2 2 3 3 4 और 1 4, इन सब के लिए सेम ही लिखा जाएगा Gmm, तो Gm स्क्वायर अपॉन करके दोनों के बीच का डिस्टेंस a, दोनों के बीच का डिस्टेंस a। अब ये 4 बार लिखा जाएगा, इन दोनों तो सबके बीच में, तो 4 बार मल्टीप्लीकेशन डाल दिया, नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब U13 और ये 2 3 U13 Gm स्क्वायर अपॉन करके ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, तो √2a
जी एम स्क्वायर, जी एम तो एम स्क्वायर, और ये √2 है, और कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन में 2 डाल दिया, आगे नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। क्या ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना आएगा? देखिए ये लिखी जाएगी कुछ तरह से। कैसे लिखी जाएगी कि सर जोड़ी बनानी होगी, इसमें दो दो की जोड़ी बनानी होगी और फिर ऐड करना होगा। सेम वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। हाँ, यहाँ पर जैसे आप M1 M2 अपॉन आर लिखते हो ना, सेम कहानी वहाँ पर भी आएगी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं जो यूज में आएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए समझ लो। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत कम बात पूछी जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आएगा ना तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंक्लूड करेगा। अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो जेई लेवल का भी या नीट लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो वो पूरे 12th के कंसेप्ट को मिक्स करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत समझ में बहुत सिंपल सी बात है, समझने में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक एग्जांपल लेके समझाओ कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ एक ब्लॉक है जिसको अगर मैं प्रेस करूं, ऐसे दबाऊं, कंप्रेस करूं, सर ये ब्लॉक क्या करेगा पता है? ऐसे सट एक पोजीशन के अबाउट ऐसे सट कर रहा है, मतलब मैं उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है। और अगर मैं इसको इलोंगेट करूंगा, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो सर ये इसको वापस खींचने की डायरेक्शन में, मतलब कि कोई ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स है कि जो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। कोई ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, तो प्रोपोर्शनलिटी लिखी जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -x, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये एक मेन मूलभूत लिखा जाएगा कि फोर्स के लिए ऐसी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो बार बार हम सेटिस्फाई करेंगे कि क्या ये कहानी में SHM हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हम एक बेसिक सी कंडीशन चेक करेंगे। अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन में हटा दूं तो वहां पर के कांस्टेंट लिखा जाएगा। अब बात ये याद रखना कि इस वाली कहानी में भले ही के और स्प्रिंग कांस्टेंट एक है, लेकिन याद रखना कि ये के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट अ एग्जांपल ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। वरना स्प्रिंग ये SHM वाली घटना तो बहुत सारे डिफरेंट केसेस में हो सकती है। इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर इस वाले केस में मैच कर रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और SHM कांस्टेंट सेम है, लेकिन एक्चुअल में ये SHM कांस्टेंट है। एक्चुअल में ये SHM कांस्टेंट है। याद रखना, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है वही SHM कांस्टेंट बने, नहीं। डिफरेंट टाइप के सिचुएशन में डिफरेंट इसकी वैल्यू आएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बात है। ये 12th में बहुत IMP अच्छा क्वेश्चन आएगा तब IMP, क्या अच्छा न्यूमेरिकल बनाना होगा तब ये IMP। जेई नीट में से भी यहां से क्वेश्चन बनाएंगे, देखना आप PYQ सोल्व करना, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहां तक की बात नोट कर लो SHM की। फिर हम वेव्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए जाएंगे उसकी चर्चा करते हैं। SHM और वेव दो ऐसे चैप्टर है कि जो 12th में यूज होते हैं वेव ऑप्टिक्स में। कहां पर यूज होते हैं? वेव ऑप्टिक्स में। SHM खास करके अच्छे कंसेप्ट में भी घुसता है कि कोई अच्छा क्वेश्चन बना लिया कि बताओ इसमें SHM हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वहां पर भी ये पार्टिसिपेट करता है। वेव्स ऐसा चैप्टर है कि जहां पर मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट वो यूज होता है वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में। वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत होगी ना तो वो यहां से होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, वैसी छोटी छोटी बातें होगी। तो वेव्स के बारे में छोटी छोटी बातें समझते हैं। पहले तो वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां पर भी ये वेव की इक्वेशन आती है। तो समझना A sin ओमेगा टी प्लस और माइनस KX प्लस 5 क्या है? फेज डिफरेंस। ओमेगा टी प्लस KX प्लस और माइनस KX वेव इक्वेशन हमने लिखनी सीखी थी, सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। अब ये समझना कि जब दोनों के बीच में प्लस है तब डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब ये -x एक्सिस की डायरेक्शन में वेव भाग रही है। और अगर दोनों के बीच में नेगेटिव है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव x एक्सिस में डायरेक्शन में ये भाग रही है। ये समझना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। EM वेव्स चैप्टर नंबर 8 12th की बात कर रहा हूं। 12th के चैप्टर में ये यूज होगा। यहां से छोटा MCQs बनेगा कि अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है मतलब नेगेटिव x एक्सिस, ये x कहां से डिसाइड होगा? यहां से। x लिखा हुआ है ना, y लिखा हुआ था तो y की बात करते हैं। दोनों के बीच में नेगेटिव साइन मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में भाग रही है। ये समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं, काम की है। यहाँ से MCQ बनेगा क्योंकि वहां पर ये कंफ्यूजन आता है कि कहाँ से ये बता रहे हैं, लेकिन ये रूट्स, ये बेसिक सी बात 11 से जुड़ी हुई होती है। फिर ये भी तुम्हें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स कि लॉन्गिट्यूडल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वो छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि छोटे छोटे पैमाने पर यूज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में थ्योरेटिकल पार्ट है वहां पर, लेकिन इक्वेशन से ये MCQ पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और एक कहानी याद रखना कि यहां पर इंटेंसिटी कैसे लिखी जाती है। तो इंटेंसिटी का मैं मतलब समझा रहा था कि इंटेंसिटी सर पावर पर एरिया लिखा जाता है, एनर्जी पर एरिया ऐसा भी लिखा जाता है। पावर एक्चुअली में है क्या? एनर्जी। पावर एक्चुअली में है क्या? एनर्जी पर एरिया, एनर्जी पर टाइम जिसको पावर लिखते हैं। तो एनर्जी पर टाइम पर एरिया, इसको
इंटेंसिटी लिखा जाता है। अब जब हम वेव पढ़ते हैं तो याद रखना कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड से, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। यहां से एक इक्वेशन बनेगी जो बार बार 12th में यूज होगी, बार बार यूज होगी। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जब वहां पर पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भूल जाओगे। अभी छोटी सी बात याद रख कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर। यहाँ एक बड़ा सा टर्म आता है 11th में, जब हम वेव्स चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर मैंने डिराइव भी किया था, लिखवाया होगा शायद, लेकिन हमें सिर्फ इतनी सी बात, जितनी काम की है ना 12th की उतनी बता रहा हूं, ज्यादा उसकी जरूरत, ज्यादा डिटेल में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। अब देख वेव्स का मिलन क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इंटरफेरेंस की बात करते हैं। भले ही मैंने यहाँ पर स्पीकर ड्रॉ कर रखे हैं, मतलब साउंड वेव्स की बात नहीं है, यहाँ पर तुम लाइट वेव्स भी गिन सकते हो, स्ट्रिंग वेव भी गिन सकते हो। दो वेव का मिलन यानी इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसको सोल्व किया जा सकता है। एक इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a sin 1 a1 sin ओमेगा t प्लस करके kx लिखा, ठीक है। वैसे y2 की इक्वेशन बनाई। अब दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है तो इसको लिखा जाता है सर कि y नेट कैसे लिखा जाएगा, तो y1 प्लस y2। अब इससे पहले ना दोनों के बीच में डिफरेंस जहां जहां आता है वो फाइंड करते हैं। ये ब्रैकेट में जो है इनके बीच का डिफरेंस, इसको पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के नाम से, ये पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसकी वजह से फेज डिफरेंस डेवलप होता है। जो इनके ब्रैकेट में साइन या कोस के ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला गया है फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस किस किस की वजह से हो सकता है, देखना मेरी बात सुनना, बहुत शानदार बात है, ये 12th में यूज होगी, बहुत शानदार बात है। या तो सर इस ओमेगा की वजह से हो सकता है, मतलब कि ये ओमेगा की वजह से हो सकता है, या तो सर ये हो सकता है ये kx वाले पार्ट से, मतलब कि सर x की वजह से हो सकता है। x को पाथ डिफरेंस बोला जाता है, x को पाथ डिफरेंस बोला जाता है। इस x को पाथ की वजह से प्रोड्यूस होने वाला फेज डिफरेंस बोला जाएगा, पाथ डिफरेंस की वजह से जनरेट होने वाला फेज डिफरेंस बोला जाएगा। या फिर यहां पर इनिशियली में कुछ नहीं है, यहां पर इनिशियली में phi1 है, phi1 ऐसा मान लिया, phi2 है ऐसा मान लिया, यहां पर phi1 है ऐसा मान लिया, तो सर इनिशियल फेज की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है फेज डिफरेंस। हमें इस साइन के ब्रैकेट में या कोस के ब्रैकेट में कुछ फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। ये याद रखना चाहिए, तीन पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी हमारे लिए काम में आएगी जब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। अब याद रख कि सर मान लिया कि कोहेरेंट सोर्स ऐसा करके एक वर्ड आ गया, तो कोहेरेंट सोर्स मतलब होता है कि सर ओमेगा1 इज इक्वल टू ओमेगा2, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें लिखा जाएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा1 इज इक्वल टू ओमेगा2। मतलब कि सर हमने पढ़ा था ओमेगा2t माइनस करके ओमेगा1t, तो ओमेगा तो सेम है, मतलब कि फेज डिफरेंस किसकी वजह से रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से और इनिशियल फेज की वजह से रहेगा। अब इसमें भी खास बात बता सकती है कि मान लिया जाए कि इनिशियल फेज नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा, और किसकी वजह से होगा, पाथ डिफरेंस की वजह से। मान लिया कि इनिशियल फेज phi1 इज इक्वल टू phi2 है, तो सर इनिशियल में फेज भी कुछ डिफरेंस है ही नहीं, तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू लिखा जाएगा k डेल्टा x, या फिर ऐसा kx2 माइनस करके kx1 माइनस करके kx1, इसलिए ऐसा लिखा जाता है डेल्टा 5 इज इक्वल टू k डेल्टा x। इसलिए ये है ना वेव ऑप्टिक्स पर टर्म आएगा। वेव ऑप्टिक्स में सेम इक्वेशन लिखी जाती है, k की इक्वेशन होती है 2 पाई बाई लैम्बडा, k की इक्वेशन होती है 2 पाई बाई लैम्बडा, इसको लिखा जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू करके डेल्टा x के टर्म में, डेल्टा x के टर्म में। क्या समझ पा रहे हो इसको, क्या समझ पा रहे हो इसको, बढ़िया बात, ठीक है। देख ये कहानी एक मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहां पर लिख दी है, तब की ये बात लिखी जाएगी, तब की ये बात लिखी जाएगी। कब आएगा ये, 12th ये सेम इक्वेशन लिखेंगे 12th में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, तब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब फर्स्ट सेशन में ये बात बताई जाएगी। अब है ना यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आती है कि जब वेव मिलती है तब उसका एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाता है। तब एम्पलीट्यूड लिखने का तरीका ऐसा है कि सर एम्पलीट्यूड एक तो A1 लिखो, दूसरा A2 लिखो, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा 5 लिखा हमने। अब दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे बीच में से निकलेगा, बीच में एग्जैक्ट बीच में से नहीं, लेकिन कुछ अल्फा एंगल पे निकला है। अब ए नेट लिखने का तरीका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस करके लिखा जाएगा 2A1 A2 कोस डेल्टा 5, कोस डेल्टा 5, जहां पर डेल्टा 5 क्या है, फेज डिफरेंस, इसीलिए तो पहले फेज डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है, बढ़िया बात। अब अल्फा एंगल निकालना चाहे तो tan अल्फा इज इक्वल टू करके A2 का साइन कंपोनेंट प्लस करके लिखा जाएगा नीचे A2 कोस डेल्टा 5 प्लस करके A1। क्या समझ में आ रही है बातें, कुछ कुछ वेक्टर एडिशन जैसी बात है। हाँ, फेजर्स का यूज किया और वेक्टर एडिशन किया, फेजर्स का यूज किया और वेक्टर एडिशन किया। ए नेट लिखने का तरीका ये था। अब तुम्हें याद हो तो मैंने बीच में एक छोटी सी बात बताई थी, ये है ना, मैं रिलेट करूंगा 12th में ज्यादा। बीच में मैंने एक छोटी सी बात ये बताई थी कि I प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, तो लिखा जाएगा सर ए स्क्वायर है ना, तो आई नेट लिख दो। अरे हाँ, अब देखना A1 स्क्वायर तो I1, A2 स्क्वायर प्लस तो I2
प्लस करके 2a1a2, तो अंडर रूट में 2i1 लिखा जाएगा अंडर रूट में i2, और कोस डेल्टा 5 एज इट इज, कोस डेल्टा 5 एज इट इज। यहां से ना भर भर के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, भर भर के एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। कब? 12th में, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब। अभी छोटी छोटी बातें बता देता हूं, अभी छोटी छोटी बातें बता देता हूं, ये कि जब दो वेव का मिलन हो रहा हो और कोस डेल्टा 5 की वैल्यू 1 हो रही हो, मैक्सिमम वैल्यू कोस डेल्टा 5 की वैल्यू 1 मिल रही हो, तब उस टाइप के इंटरफेरेंस को कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक बड़ा एम्पलीट्यूड बना लेते हैं a1 प्लस a2। तुम कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, डेल्टा 5 की वैल्यू 1, ये पूरा का पूरा 1 हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a1 प्लस a2। यहां पर जो इंटेंसिटी मिलती है वो भी मैक्सिमम मिलती है, जो भी इंटेंसिटी मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला तुम्हें पहले से बता दिया कैसे लिखा जाएगा। अंडर रूट में i1 प्लस करके अंडर रूट में i2 लिखा जाएगा, कुछ ऐसा टर्म आएगा, लेकिन आपको समझना है कैसे लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे सर वेव्स जुड़ती है, वेव्स जुड़ती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वेव एक दूसरे को काटने को दौड़ती है। जैसे कि कोस डेल्टा 5 यहां पर -1 लिखा जाएगा, -1 आया, ये सर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1 a2 माइनस में लिखा जाएगा तो a1 माइनस a2 और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और सर ये होल स्क्वायर और ये रूट दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे और बचेगा a1 माइनस a2। मोड में मैंने लिखा है, आप समझ सकते हो, जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव से शुरू हुआ। अगर ये नीचे वाला a2 बड़ा हुआ तो ये नीचे ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी वो नीचे की ओर बनेगी। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं। देख यहां पर भी जो इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमम आएगी। क्या आएगी? इंटेंसिटी मिनिमम आएगी। मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। आपको ये डेल्टा 5 वाली कहानी याद रहनी चाहिए कि फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या जाएगी। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से कंसेप्ट बिल्ड होंगे, वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट बिल्ड होंगे। फर्स्ट सेशन में ये आप सारी बात पढ़ोगे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं, देखना क्षणिक टाइम के लिए। देख दो वेव्स आ रही थी, मान लिया चलो इसका एम्पलीट्यूड a1, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड a2। ये आई एक दूसरे में जुड़ी और इस बड़ा एम्पलीट्यूड बना लिया a1 प्लस a2, बड़ा एम्पलीट्यूड बना लिया a1 प्लस a2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी हो रही है। किसकी कहानी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी हो रही है। अब एक बात याद रखना कि जब मिलन की बात होगी ना तभी एक दूसरे को जान पहचानेगी। उसके बाद वापस जैसे ये a2 वाला भाग रहा था वैसे एज इट इज भागने लगेगा, जैसे ये a1 वाला भाग रहा था वैसे एज इट इज वो अपनी डायरेक्शन में भागने लगेगा। ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे हम एक दूसरे को मिले ही नहीं था। वैसी कुछ बात यहां पर वेव्स के मिलन की आएगी। सेम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब देख एक पॉजिटिव में ऊपर की ओर है, एक नेगेटिव में है। मान लिया कि सर ये भी ए है और दूसरा भी ए है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो एक दूसरे को जब मिले तो एक दूसरे को मारने को दौड़ा। तो देख मिलन के टाइम पे जब सुपर इंपोज हुआ तो कुछ ना दिखा, क्यों? क्योंकि ए एक दूसरे ने मार पीट डाला, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखा वहां पर। अब जैसे ही ये बात खत्म हो गई, जैसे ही वो टाइम खत्म हो गया, अब अपने अपने रास्ते निकल गए। ये पहला वाला ए जो आ रहा था और ये दूसरा वाला जो यहां से जा रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। क्या तुम समझ पा रहे हो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को? ये कब की बात होती है? मिलन की बात। जब a1 प्लस a2 हम लिखते हैं या a1 माइनस a2 लिखते हैं, वो एग्जैक्ट मिलन के टाइम पे लिखते हैं। उसके बाद वापस वो अपने अपने शेप में भाग निकलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या इतनी सी बात है? तो ये पूरी की पूरी कहानी थी 11th की, कि जहां पर कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे थे कि जो 12th में यूज हो रहे हैं। अब मैंने इसको रिवाइज करवाया, इसके डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई पूरे डिटेल में बताओ, हमें तो पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पूरे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अप्लाई करने और डिटेल में कंसेप्ट भी समझने हैं। तो मैंने वन शॉट में पूरी की पूरी बातें आपको बता रखी है। आप वहां पर जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हो और डिटेल में अभ्यास कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कुछ भी आपको इस सेशन में आपत्ति लगी हो या कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि 12th पे यूज किया जा सकता है, ये 11th के ये टॉपिक है वो मिस है, तो आप मुझे बता सकते हो। लाइक बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट कुछ हो सकते हैं कि जो 12th में भी अच्छे खासे टर्म्स में यूज होंगे। तो कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको लग रहा हो या परेशान कर रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो, हम इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो सजेस्ट करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, यहां तक रखते हैं। बाकी कुछ भी आपत्ति हो तो आप बताते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ इस सेशन का और हाँ 11th का तो स्वाहा हो ही गया, लेकिन 11th से 12th की ओर जर्नी का स्वाहा नहीं किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी, प्रारंभ किया जाएगा।